सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया था, और तब से लेके अब तक ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए हैं कि ये आ रहा है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, अ, वही सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मार्क्स मिला के। अभी है किस चीज़ का पेपर, अब अमूमन लोगों के जहन में ये आता है कि यार एनवायरमेंटल साइंस होगा तो इट इज जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व्ड, व्हिच इज इन ट्रू। It is an amalgamation, like you've written, it is an amalgamation of the political, social, economic, and scientific paradigms of the environment. यानी environment जो एज अ कॉन्सेप्ट है, उसकी 4 टेंजेंट्स के ऊपर ये सब्जेक्ट बेस करता है, और वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा अभी इसके क्वेश्चंस की एग्जांपल देखिए कि किस तरह से ये बेस करता है। पॉलिटिकल टेंजेंट एक है, सोशल टेंजेंट एक है, इकोनॉमिक, एंड देन ऑफ कोर्स द साइंटिफिक पैराडाइम, जिसके बारे में अमूमन लोगों का जहन ऑलरेडी बना होता है कि ये बहुत साइंटिफिक पेपर होगा। And lastly, before we delve deep into this particular point, um, ये सब्जेक्ट जो है ना, इट इज नॉट कन्फाइंड फॉर पीपल जिनका साइंस बैकग्राउंड है। हाँ ट्रू, इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है कि ये उन लोगों को ज्यादा सूट करेगा जो कि साइंटिफिक बैकग्राउंड के साथ होंगे। लेकिन मिसाल, अगर आपका साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है, मैंने ऐसे साइंटिफिक बैकग्राउंड आई मीन इंजीनियरिंग और फॉर दैट मैटर एनी साइंस, जो प्योर साइंसेज हो जाती हैं, उसकी बात कर लेते हैं, अगर उससे आपका ताल्लुक नहीं भी है, तब भी ये सब्जेक्ट आपके लिए मौसर साबित हो सकता है। क्यों? अगेन रिवर्ट बैक टू द थर्ड पॉइंट, बिकॉज इट ऑल्सो हैज द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक टेंजेंट इन्वॉल्व। ठीक है, और अगेन जब आपको मैं क्वेश्चन की एग्जांपल दूंगा तो यू गेट अ बेटर आइडिया। अब इसकी रिकरिंग थीम्स के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, एंड बिफोर दैट मैं, हाँ, आपको अपने बारे में भी थोड़ा बता दूं कि मैंने इन्वायरमेंटल साइंस क्यों ऑप्ट किया था। वो आई थिंक आई शुड टेल यू राइट नाउ बिफोर आई गो फॉर द थीम्स। See, the thing is, by profession, I'm an environmental engineer from UET Lahore. Ali Asghar, thank you very much for this line. But coming back to where what I was saying. So I'm an environmental engineer from UET Lahore. और उसके बाद जब मैंने इंजीनियरिंग कर ली थी तो मैंने 3 साल WWF पाकिस्तान में नौकरी की, और इन द मीन टाइम मैंने CSS दिया था। तो बैक देन मैं को बहुत अच्छा इंजीनियर नहीं था कि मैं कहूँ कि यार मैं तो बादशाह था एनवायरनमेंट का और मैं चैंपियन था environmental engineering का। नहीं, I was a very average engineering student. This is one of the reasons why I went for CSS, why I changed my trajectory completely. Not the primary reason, but one of the tertiary reasons, I'd say. यार मुझे था कि I cannot purely you know continue with this particular domain. लेकिन बहरहाल डिस्पाइट द फैक्ट कि आई वाज एन एवरेज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इसकी फिर भी मेरे पास नॉलेज थी काफ़ी। और अगर सिर्फ और सिर्फ मैं साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर मेरा इन्हिसार होता तो मैं कभी भी इस सब्जेक्ट को अपना करता, क्योंकि डेफिनेटली वो मेरे पास उस हद तक मैं उतना कॉन्फिडेंट ही नहीं था, बिकॉज लाइक आई सेड मैं एक एवरेज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। इट वाज बिकॉज ऑफ द 3 अदर टेंजेंट्स दैट आई हैव मेंशन्ड अर्लियर, कि जिसकी वजह से मैंने ये सब्जेक्ट ऑप्ट किया था रादर देन जेंडर साइंस फॉर दैट मैटर। ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज अपॉन इज कि वो जो 3 टेंजेंट्स हैं उनका बहुत अच्छा शेयर है इस सब्जेक्ट में, एंड एनीबडी कैन ऑप्ट फॉर इट। मैं एक इन्वायरमेंटल इंजीनियर के तौर पे मैंने ऑप्ट नहीं किया था इसको, मैंने इसको ऑप्ट किया था बिकॉज आई वाज कॉन्फिडेंट कि मैं इसके जो बाकी 3 टेंजेंट्स हैं उनको अपनी इन्वायरमेंटल साइंस वाली नॉलेज के साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, और चूंकि मैं कॉम्प्लीमेंट कर सकता हूँ इसलिए बेहतर है कि मैं सब्जेक्ट लूँ। एक और चीज जिसका आप लोगों ने ध्यान रखनी है while ऑप्टिंग फॉर सब्जेक्ट, यू आर नॉट जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द रिटन पार्ट, you're also preparing for the interview part. Always remember, आप जो भी सब्जेक्ट उठाते हैं, बहुत से लोग हैं, to give you an example again, बहुत से लोग हैं जो पंजाबी को ऑप्ट कर लेते हैं विदाउट completely knowing पंजाबी। जस्ट बिकॉज यूर born in a पंजाबी बैकग्राउंड डज नॉट मीन कि आप पंजाबी के चैंपियन हो गए हैं। पंजाबी का पेपर सॉल्व करने में और पंजाबी के इंटरव्यू से रिलेटेड सवाल के जवाब देने में जमीन आसमान का फर्क है। मिसाल, उन्होंने आपसे किसी शायर के बारे में पूछ लिया, आपको उसकी पूरी की पूरी दास्तान सुनानी पड़ेगी। कोई एक शेर आपको कहेंगे आप सुना दो, उसकी तशरीह करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? तलफ़ुज़ मैटर करेगा, बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। द सेम अप्लाइज टू एनी अदर सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंटल साइंस, इसका आपको एज ये होगा,
क्योंकि अब मैंने मार्केट भी करना है आपके सामने। तो इसका आपको एज ये होगा कि ये एक वोक सब्जेक्ट है इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, एवरीबडी टॉक्स अबाउट एनवायरमेंट, इट इज द फैंसी टर्म, right? And everybody likes to talk about environment. Everybody likes to portray that they are environmental champions and they are the ones जिनकी वजह से सस्टेनेबिलिटी जो है उसका पहिया अभी भी चल रहा है। ठीक है, और जो कि बात सच भी है कि चूंकि ये एक वर्क टर्म है एंड पीपल लाइक टू लिसन टू इट, पीपल लाइक टू talk about it, people like to listen to people who talk about it. That is why it is going to make you more relevant, not just in the written part but also in the इंटरव्यू पार्ट। इंटरव्यू पार्ट में अच्छा खासा आपको एज मिल जाता है। अगेन गिविंग यू माय एग्जांपल, सिंस आई वाज एनवायरमेंटल इंजीनियर लाइक आई सेड, प्लस मैं इस सब्जेक्ट को ऑप्ट भी कर चुका हुआ था, तो मेरे इंटरव्यू का एक अच्छा खासा हिस्सा शुरुआत का वो एनवायरमेंट के इर्द गिर्द घूमता रहा। और वो टू बी फेयर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं घूमता रहा था, वो उसके पॉलिटिकल एंगल की तरफ घूमा और इकोनॉमिक एंगल की तरफ घूमा था। मैं आपको सवाल बताता हूँ मेरे इंटरव्यू में, उन्होंने कहा जी बताएं कि पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं, और वो डायरेक्ट नहीं था सवाल, वो इनडायरेक्ट सवाल था। बताएं जी आप एक 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 क्रोनोलॉजी के अंदर इलेबोरेट एंड डिलिनेट अबाउट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पाकिस्तान। ठीक है, सो मेरे एनालिसिस के मुताबिक, क्योंकि मेरा एनालिसिस बड़ा स्ट्रांग हो गया हुआ था इस चीज़ के ऊपर, मेरे एनालिसिस के मुताबिक मैंने सबसे नंबर वन पे नहीं, नंबर नंबर वन पे मैंने एनवायरमेंट रखा था। यस, नंबर वन पे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स रखी थी। एंड द फैक्ट इज कि आई वाज एबल टू जस्टिफाई इट। ठीक है, इसी तरह एक और सवाल पूछ लिया, मतलब इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में पूछ लिया, आल्सो बिकॉज ऑफ माय बैकग्राउंड विद डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, राइट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो पहले चार पांच सवाल जो थे इन्वायरमेंट स्पेसिफिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे से किए गए थे। अगेन बिकॉज आई वाज एबल टू गिव अ गुड एंड बिफिटिंग रिस्पॉन्स, so I was able to score well as well in my interview. So environmental science आपको क्यों help करेगा? Because like I said, it is a work term. Everybody talks about it. Everybody loves talking about it. Secondly, इसका कोरिलेशन है, और जब मैं ये तीन टेंजेंट्स की बात करूं आपको आगे समझ आएगी, इसका कोरिलेशन है पॉलिटिकल साइंस के साथ, इसका कोरिलेशन है ज्यादा कोरिलेशन इसका इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ है बाय द वे, और इसका कोरिलेशन आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों के साथ है। और इसका बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है सोशोलॉजिकल चेंज, सोशोलॉजी इन जनरल एंड सोसाइटल प्रॉब्लम्स इन जनरल, एंड ऑल्सो फॉर दैट मैटर आपके जो जेंडर साइंस है उसके साथ भी इसका काफ़ी कोरिलेशन है। अनफॉर्चुनेट दैट वी कैन नॉट ऑप्ट both environmental science and gender science at the same time, but you know you can still go for sociology and have this as a subject, and then go for international relations ideally and have international law as well. तो international law भी इसको बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है, बिकॉज आगे आप पढ़ेंगे तो जब आप ये कोर्स लेंगे तभी, लेकिन अभी के लिए जो मैं आपको इसका दिखाऊंगा, ओवरव्यू दिखाऊंगा, देन यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। यस, सो विल मूव फॉरवर्ड। तो इसकी जो रिकरिंग थीम्स हैं उनके बारे में जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ, एंड देन विल स्ट्रेट मूव टू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट दे आस्क, ताकि आपको बेहतर एक अंडरस्टैंडिंग हो। क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज के बारे में अगेन सिर्फ थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज के बारे में बात करेंगे, सोशल एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट उसके बारे में भी बात की जाती है। सो अगेन ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर opting for environmental science, there are four tangents that you have to worry about: political, economic, social, and of course the scientific part. Scientific part जो है वो आपका इतना ज्यादा आता ही नहीं है बाय द वे। ठीक है, ज्यादातर जो अभी रिसेंट ट्रेंड है पेपर्स का, और दो इट्स वेरी न्यू सब्जेक्ट, बट रिसेंट ट्रेंड के अंदर ये ज्यादा इन्हीं तीन टेंजेंट जो पहले मैंने बताए हैं उनके ऊपर फोकस करके सवाल पूछते हैं। अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ कि ये इन्वायरमेंट का करंट अफेयर्स का पेपर है या इन्वायरमेंट का पाक अफेयर्स का पेपर है, तो इसमें कोई कबाहत नहीं होगी। ठीक है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अगेन देखिए, पाकिस्तान का इशू है ना स्मॉग, राइट? तो स्मॉग के बारे में आपसे जब पाक अफेयर्स में पूछा जा सकता है, तो वो इधर भी पूछा जा सकता है, ज्यादा फर्क नहीं होगा। स्मॉग की वजह से जो पुअर पॉपुलेशन है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, जो रिचर क्लास है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, दिस इज फ्रॉम द सोशोलॉजिकल बैकग्राउंड, वहां भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे भी पूछा जा सकता है।
eutrophication, algal blooms, again ये scientific concept आ जाता है. Again, that's not very tough. It's just something that we have all studied back in O levels or metric, yeah, for that matter even class 8th. ठीक है? So these are no, not these aren't really alien terms to begin with. फिर environmental assessment and management के बारे में आ जाते हैं. ये थोड़ी technical scientific, यानी आप कह रहे हैं इसको अप्लाइड रिसर्च वाली साइड इसको कहते हैं हम. अप्लाइड रिसर्च वाली साइड आ जाती है environmental impact assessment एंड स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट. ठीक है. और इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने फॉलो करने होते हैं. इनको हेल्थ एंड सेफ्टी कह लेंगे. बेसिकली हेल्थ एंड सेफ्टी का पार्ट है जिसके अंदर एनवायरमेंटल असेसमेंट भी आती है, मैनेजमेंट भी आती है. अगेन दिस इज द अप्लाइड साइंस, यानी अप्लाइड एनवायरमेंटल साइंस का पोर्शन है जिसके ऊपर ये मैं बात कर रहा हूँ. और ये सवाल भी जो आते हैं ना, ये हार्डली आपको 5 नंबर का सवाल आ जाएगा, मैक्सिमम 10 नंबर का सवाल आ जाएगा कि भाई जान बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईआई एंड एसई. ये रट्टे वाले, यानी एक बार आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको बस पूरी उम्र के लिए अंडरस्टैंडिंग आपकी रहेगी इसकी. और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से आपको समझ आ जाएगा. फिर इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, लाइक आई सेड, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर में हर चीज आ जाती है. आई मीन टॉक अबाउट एनीथिंग, biotechnology, economics, environmental feminism, environmental global politics, environmental real politics, ठीक है, environmental environmental national politics, say. So everything is aligned, everything is related to each other. ग्लोबल इनिशिएटिव्स आ जाते हैं. दिस इज समथिंग दैट डायरेक्टली कोरिलेट्स विद इंटरनेशनल रिलेशंस, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आप ये तमाम चीजें पार्ट भी रहे होते हैं, आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी होती है. यार ये एआई कंपेनियन स्टार्ट, खैर यूएनएफसीसी, क्योटो प्रोटोकॉल, सीडीएम, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रेड प्लस प्लस, ये कुछ वो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिनके बारे में, और कन्वेंशन हैं जिनके बारे में मैंने मेंशन किया है, और ये ज़्यादातर रिकरिंग भी हैं. हिस्टोरिकली क्योटो प्रोटोकॉल हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इवेंट्स व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट. इन द सेम वे जिसका कॉप 15 था पेरिस का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था. ठीक है. तो उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे एज इवेंट्स. जिस तरह लाइक अगेन हिस्ट्री में आप इवेंट्स पढ़ते हैं, इधर भी आप थोड़े बहुत इवेंट्स पढ़ेंगे. अगेन नॉट रॉकेट साइंस, अगेन समथिंग दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, और कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है. प्लस इसका मैं आपको एक और फायदा बताता हूँ. देखिए हम जो सी एस एस कहते हैं ना, तो जो सबसे मुश्किल ऑब्स्टिकल है वो इंग्लिश ऐसे है. इंग्लिश ऐसे को पास करने का जो सबसे मौसर तरीका है वो यही है कि आप कितना ज़्यादा ब्रॉडली अपने टॉपिक को पोर्ट्रे कर सकते हैं, कितना ज़्यादा आप एक्सपांड कर सकते हैं, और कितना क्रोनोलॉजिकली आप उसको फिर लेके चल सकते हैं, स्ट्रेटेजिकली एंड क्रोनोलॉजिकली, राइट. सो जितना डाइवर्सिफाइड आपके पास नॉलेज होगा, उतना ही बेहतर तरीके से आप अपनी ऐसे को प्रेजेंट कर सकते हैं. तो अगर आपके पास ये प्रोटोकॉल्स और इन कन्वेंशंस का एक डेटा सेट बना होगा इन द व्हेन यू आर स्टडीइंग फॉर एनवायरमेंटल साइंस, trust me, this is also going to help you not just in your English essay but also when the time comes for your interview. ठीक है. Because the more knowledge you have, the more understanding you have of a particular subject, the better are the chances of you succeeding. It's like you're becoming jack of all trades. ठीक है. You can become master of some, understandably not all, but you can become jack of all trades, and there is no harm in becoming jack of all trades. फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगेन अ वेरी वोक टर्म. वी ऑल टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी, ये कर लो वो कर लो फलाना फलाना. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू imbibe religiously. ठीक है. The world is trying to follow religiously. It's just trying, okay, but again that's arguable. तो उसके अंडर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप उनके बारे में पढ़ेंगे. अगेन वही बात, उन्हीं 4 टेंजेंट्स के इर्द गिर्द पढ़ेंगे, उनको प्रिंसिपल बना के ये तमाम आप आइडियाज पढ़ेंगे. नो रॉकेट साइंस एंड वेरी कन्वीनियंट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड.
बात जो थी आपकी थीम्स वगैरह थी, ठीक है, रिसोर्सेज टू बी यूज जो मैंने यूज किए हुए अपने कोर्स में बाय द वे, और, और जो कि जनरली मैं आप सारों को भी कहूंगा कि आप लोग करें। लेफ्ट साइड के ऊपर जो है आप देख सकते हैं, इसको मैं जरा इधर लिया तो लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं यूट्यूब और यूट्यूब के नीचे जो मेंशन किए हुए हैं, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि मैं वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज आप लोग को कोर्स में भी रेकमेंड करूंगा, और जनरली मैं जिक्र भी करता होता हूँ। राइट साइड के ऊपर वो तमाम पब्लिकेशंस हैं जिनको मैं रेफर करूंगा अपने कोर्स में भी, और आप लोग को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनकी जो लेटेस्ट स्टार्ट एंड फिगर्स हैं वो इन रिपोर्ट से आप लें, ठीक है। एक और बात बिफोर आई मूव ऑन टू द क्वेश्चंस एंड एनालिसिस ऑफ द पेपर, वो ये है कि देखिए मैं अपना कोर्स बड़ा सिंपल लेके चलता हूँ, ठीक है। आई ट्राई टू पुट इन द बेस्ट, और उसके अंदर जो अ, मेरी कोशिश होती है वो ये है कि आप लोग सारे, आप लोग की उंगली पकड़ के मैं आपको नहीं चलाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं रास्ता दिखाऊं और आप लोग खुद भागें, ठीक है। और तरीकेकार भी ये होना चाहिए कि मैं आप लोगों का इस हद तक वसीला बनूं कि मैं आपको रास्ता दिखा सकूं। बाकी दौड़ अपनी अपनी है, सीधी सी बात है। ये अगर आप इमेजिन करें कि इसी कोर्स, ये कुल है कोर्स का, ये कुल नहीं है, ये कुल हो भी नहीं सकता। आप पूरा इंटरनेट छान मारेंगे वो भी कुल नहीं हो सकता। आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, और अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप हो सकती है जब आप अपने माइंड को एक्सरसाइज करेंगे, और उस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि डायरेक्शन आपको तमाम तर मौजूद होगी, स्टार्ट्स एंड फिगर्स भी मेंशन होंगे, बट ऑफ कोर्स रिफ्रेश करना उनको आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। सो या आई थिंक दैट विल बी इट एज फार एज दिस पर्टिकुलर स्लाइड शेयरिंग इज कंसर्न्ड। एक सेकेंड, अब हम इधर आ जाते हैं क्वेश्चन टाइप्स के ऊपर। तो मैं जो बात कर रहा था इन्वायरमेंटल पॉलिसीज के बारे में, अच्छा लॉज के बारे में भी एट टाइम्स पूछा जाता है। इन्वायरमेंटल पॉलिसीज एंड गवर्नेंस, जैसे एक यहाँ पे मैंने ब्रॉडली थीम जो है इसको डिसाइफर किया है। Questions in this category assess knowledge of environmental legislation, treaties and institutional frameworks, both globally and within Pakistan. पाकिस्तान की बात कर लेंगे तो कहेगा जी डिस्कस, टू गिव एन एग्जांपल, डिस्कस इन डिटेल द salient features of Pakistan Environmental Protection Act. So when we're talking about salient features, डिस्क्लेमर यहाँ पे दे दूँ, इस तरह के सवालों को मैं कभी भी रिकमेंड भी नहीं करता, और मैं अपने कोर्स के अंदर टू बी वेरी फेयर मैंने इनके बारे में डिस्कशन भी नहीं की, बिकॉज मैं इसको रिकमेंड ही नहीं करता। 7 या 8 आपके पास सवाल आने हैं, उनमें से आपने 4 या 5 करने हैं, तो 3 छोड़ने की ऑप्शन है, तो ऑलवेज ट्राई एंड लीव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बिकॉज ये रट्टी रटाई चीज़ होगी, इसमें कोई आपका एनालिसिस नहीं होना, कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होनी है। तो 10 नंबर ही जो लेने हैं, तो वाई डोंट वी ट्राई टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन इन विच वी कैन गेट 15 मार्क्स। बिकॉज लेट मी टेल यू, इसका जो स्कोरिंग ट्रेंड है, शुरू में थोड़ा टफ था, बट इन द रिसेंट ईयर्स इट हैज़ यू नो इंक्रीज ट्रमेंडसली। अभी भी अगर आप 2024 का रिजल्ट उठा के देखिए, बहुत से लोग हैं जिन्होंने 70+, 80+ भी स्कोर किया है, ठीक है। सो उन्होंने यकीनन इस तरह के सवाल अटेम्प्ट ना करके किया है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, आई जस्ट गिव एन ओवरव्यू नॉनदलेस। मिसाल है जी, discuss in detail the salient features of Pakistan Environmental Protection Act 1997। अब जब salient features आप लॉ के बारे में बात करते हैं, तो उसके अंदर आपने 3-4 चीज़ लिखनी होती हैं भाई। ओवरव्यू क्या है लॉ का, वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, गवर्निंग बॉडी कौन सी होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं, उन सब्जेक्ट्स की कॉन्ट्रवेंशन पे पेनल्टी क्या है, बस, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो आपने लॉ में बात करनी है। अगेन ये चूंकि रटी रटाई चीज़ होगी, तो आई डू नॉट रिकमेंड। खैर, आगे चलते हैं। जो दूसरा सवाल है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और बड़े मजे का सवाल है, एंड दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू broaden your mind when it comes to environmental science. Let's just give it a read. Discuss important components of Pakistan's national climate change policy. What is the impact of 18th Amendment on climate change policy formulation in Pakistan? 18वीं तरमीम, जो कि पाकिस्तान अफेयर्स और पॉलिटिकल साइंस का एक कोर सब्जेक्ट है या कोर टॉपिक है, उसको इन्होंने कोरिलेट किया है इन्वायरमेंटल साइंस के साथ। तो जब आप वो तमाम, टू बी वेरी फेयर,
आपसे आई एम श्योर जब आप लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे और जनरली जब आप तैयारी स्टार्ट करेंगे, आई एम श्योर यू आई कैन मुझे हक़्क़ुल यकीन है इस बात का कि आप लोग सारे इस बात से एग्री करेंगे कि ये जो दूसरा सवाल है, ये पाक अफ़ेयर्स में भी आ सकता है। ये वाला सवाल करंट अफ़ेयर्स में भी आ सकता है कि भई आप 18वीं तरमीम की क्लाइमेट चेंज पॉलिसी फ़ॉर्मूलेशन, ठीक है? बिकॉज़ पाकिस्तान इज़ द 5th मोस्ट प्रोन कंट्री टू क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान क्लाइमेट की वजह से बहुत बुरा हाल है। तो 18वीं तरमीम से रिलेटेड पाकिस्तान में ऐसी क्या चीज़ें लेके आई गई हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन से अडॉप्ट, ठीक है? सो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द क्वेश्चंस दिस बाय द वे इज़ फ्रॉम 2022, ये 2022 का सवाल है कि क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग जनरली एज़ अ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया जाता है। अब अगेन इसमें दूसरा सवाल आप देखिए आगे। डिस्कस इन डिटेल द क्लाइमेट मिटिगेशन एडाप्टेशन स्ट्रेटजीज कीपिंग विद द क्लाइमेट चेंज रिस्क इंडेक्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अभी तक क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए क्या-क्या किया है उसके बारे में उन्होंने पूछा और उन्होंने 2 चीज़ें पूछी। उन्होंने मिटिगेशन प्लस एडाप्टेशन। एक होता है ख़त्म करना, एक होता है कि यार जो मामलात ख़राब हो गए हैं उसके साथ हम अपने आप को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं कि उसका कम से कम हमें नुकसान हो। तो उसके बारे में उन्होंने पूछा हुआ है। इसी तरह जो पहला सवाल था व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट? व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट? व्हिच मेजर एयर पोल्यूटेंट्स आर रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग? Purely scientific question, at least for the first part of it. Second part is why is Pakistan considered more vulnerable to the effects of climate change when its contribution is less than 1% in total global greenhouse gas emissions? Very important question, मज़ेदार क्वेश्चन। ये दोनों इस तरह के सवालात हैं जिसके अंदर आप 15-15, 16-16 नंबर ले सकते हैं अगेन जस्ट थ्रू योर एनालिसिस। आपने चीज़ें पढ़ी होंगी, आपको मैं पॉइंटर्स दे चुका हुआ होऊँगा, उन पॉइंटर्स को आप आगे एक्सप्लोर कर चुके होंगे। Trust me, you'll have an analysis which is going to blow the minds of the examiners, not just in this paper but in any paper that you attempt और जिसमें environment related कोई भी सवाल आया होगा, ठीक है? फिर pollution and waste management पे आ जाते हैं। This is again one type of question जो कि ये पूछते हैं what are sustainable approaches for solid waste management? अब solid waste management एक ऐसा pressing issue है जिसने पूरी दुनिया को परेशान किया हुआ है। Pakistan में specifically, it is a very big issue which people until recently did not realize about. ठीक है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सस्टेनेबल अप्रोचेस क्या हैं? वो सारी आपको बताई जाएँगी, वो सारी आप पढ़ेंगे भी। अगेन ये ऐसी बातें होंगी जो कि आप और सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई कर सकेंगे। Define eutrophication, explain the difference between natural cultural eutrophication, साइंटिफिक क्वेश्चन है। जो लोग इसे यानी साइंटिफिक नॉलेज रखते हैं प्लीज़ अटेम्प्ट, जो नहीं रखते नो नीड, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सारा पेपर इन चीज़ों से भरा हुआ नहीं होता। Biodiversity and ecosystem dynamics, what are the main causes of biodiversity loss, how we can protect and preserve biodiversity? Again, if you understand, जब आप loss की बात करते हैं तो you talk about all the tangents that I mentioned earlier, political, social, economic and of course the scientific tangent as well. तो वो जो political, social, economic है, it is always going to help you, whichever question that you apply, that you attempt. I'm sorry. If the population of the top carnivores declines, what will happen to the लैंडस्केप इकोसिस्टम्स? अगेन ये बहुत ही टेक्निकल सवाल है। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मैं भी अटेम्प्ट ना करता क्योंकि मुझे भी नहीं आना था। ठीक है? तो इस तरह के सवाल आपने छोड़ देने हैं। और मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको वो ये है कि देखिए, मैं एक इंजीनियर हूँ, उसके बाद मेरी 3 साल की नौकरी है, जिसका सारे का सारा दारोमदार ही एनवायरनमेंट से था। मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं अटेम्प्ट करना, इसका मतलब है कि यार इस तरह के सवालात छोड़ देने में ही अच्छाई होती है। अगेन ऑलवेज़ रिमेंबर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि पूरे पेपर में अगर 8 सवाल हैं कि 8 के 8 आपको आते होंगे, कभी भी नहीं होने वाला। किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होने वाला। बिकॉज़ अगर आप उस तरह से प्रिपरेशन करेंगे ना तो ट्रस्ट मी आप 4 साल सीएसएस के लिए ही तैयारी करते रहेंगे। और आप 4 साल गुज़र जाएँगे और आपको ख़्याल आएगा ओह! मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो आपने कभी भी इस चीज़ को ज़हन में नहीं लाना कि यार ये तो मुझे बिल्कुल नहीं आता। भई कसम से जो पास भी कर जाते हैं ना, उनको भी बहुत से सवालात नहीं आ रहे होते, वो ऑप्शंस इसीलिए दी गई होती हैं। फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड मैनेजमेंट टूल्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस? लाइक आई सेड, मैंने आपको अभी प्रेजेंटेशन में भी बताया था, ईआईए और एसईए के बारे में या इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन,
इन तीन के बारे में डिफरेंशिएशन का कहा जाता है। बड़ा बेसिक सा सवाल है, नॉट दैट डिफिकल्ट। Define risk analysis, discuss the four types of risk analysis used by EPA, Environmental Protection Agency। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आप समझ रहे हैं, ये प्रिंसिपल क्वेश्चंस हैं, इनके प्रिंसिपल जवाब जवाब हैं। तो आपको आते होंगे गुड इनफ, नहीं आते होंगे नो बिग डील। फिर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, सो आई जस्ट स्किप इट फॉर नाउ। Technological and scientific concepts. What is anaerobic degradation? Describe the four key stages of anaerobic degradation. How can biotechnology, bioengineering, increasing use of genetically modified organisms help us to deal with increasing food demands? ये थोड़े से वही साइंटिफिक टच वाले आ गए। आपको आते हैं गुड इनफ, इनको पढ़ लेंगे समझ लेंगे, दीज आर नॉट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स। अगर आपने 8वीं क्लास तक साइंस पढ़ी हुई है, आपको अंडरस्टैंडिंग है, तो ये भी आपको समझ आ जाएगा। आपको for all those people, let me say it out clearly, for all those people जिनका साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है, एंड मैंने से साइंटिफिक बैकग्राउंड मतलब आपने ओ लेवल या मैट्रिक में भी साइंस नहीं पढ़ी हुई, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप भी फिर भी इस चीज़ को अगर पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, इसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसमें चूंकि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है जिसके बारे में हम ऐसा बात करें होंगे, कोई ऐसी फिजिक्स नहीं है जो कि हमने इसमें लगानी होगी, कोई ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशंस नहीं है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन या अप्लाइड इंटीग्रेशन के फॉर दैट मैटर जो कि हम लोगों ने इसमें लगाने होंगे। ठीक है। सो प्लीज अपने जहन से वो बात निकाल दें कि इट इज समथिंग जो कि आप अटेम्प्ट कर ही नहीं सकेंगे। नो, इट्स नॉट ट्रू। आप जनरल साइंस भी तो पढ़ेंगे ना। जनरल साइंस भी तो उन्होंने सोच समझ के रखा है ना, उनको भी पता है कि यार बहुत से लोग हैं जिनका साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है, तो फिर जनरल साइंस क्यों जरूरी है? इसीलिए जरूरी है बिकॉज एक्सपेक्ट कि आपको एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो। अब जनरल साइंस में बायोलॉजी का भी तो कंपोनेंट है। अब मेरे जैसा बंदा जिसने पूरी उम्र कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ी, पास भी कर गया हूँ, पास में भी आ गया हूँ, बैठा हूँ ना आपके सामने, तो मतलब ऑल आई एम ट्राइंग टू से हो रहे है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज समथिंग दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, दैट यू कैन नॉट I'd say express when it comes to expressing on paper। ठीक है। और हर चीज आप कर सकेंगे, इट इज जस्ट दैट यू नीड द राइट डायरेक्शन। एंड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू गिव anyone who opts for that course the right direction to not only pass this particular subject but to pass it with flying colors। With that I shall rest my case because अपनी bid को मैं बहुत लंबा भी नहीं करना चाह रहा, और I'll be open to questions now। If there are any questions आप पूछ सकते हैं। And can we please open the mic? नियर पीयर टीम, अगर आप इसको मीडिएट करना चाहते हैं तो काइंडली मीडिएट करें बिकॉज आई डोंट नो इफ एनीबडी is allowed to ask questions। Kindly suggest some books related to this subject you use, why not opt for general studies। अच्छा, चलें जी, दो सवाल आए हैं। अफीफा मरियम पूछ रही हैं कि काइंडली सजेस्ट सम बुक्स रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट। अफीफा, आई हैव नो सजेशंस टू गिव। आई विल नेवर सजेस्ट यू अ पर्टिकुलर बुक के आप स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट के, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कोई भी एक बुक। इंटरनेट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड बिकॉज इट इज़ एन एवर चेंजिंग सब्जेक्ट, और जो एवर चेंजिंग होते हैं एक किताब कभी भी उसको इमोर्टलाइज नहीं कर सकती। ठीक है। तो काइंडली इंटरनेट जो है इट इज़ द बेस्ट सोर्स, वो मैंने
प्रेजेंटेशन में भी आपको दिखाया है कि वो बेस्ट सोर्स क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है आप लोग अपनी तैयारी करेंगे। यू विल बी फोकसिंग ऑन द इंटरनेट यूज, और उसके अकॉर्डिंगली तैयारी करेंगे। अच्छा, एडवोकेट नवियाल ताहिर, हाँ जी प्लीज आप बताएं नवियाल। आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम इनकरेक्टली। अपने आप को अनम्यूट करें और प्लीज आस्क। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स हमने देखा कि इन्वायरमेंटल साइंसेस के अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो नहीं इसको क्लियर कर पाते। तो व्हाट डू यू थिंक कि इसकी क्या रीज़न है कि इन्वायरमेंटल साइंसेस की जो रेशियो है अदर एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स वो कम है, पासिंग रेशियो क्यों कम है? अच्छा, फर्स्टली आई डिसएग्री विद दिस प्रेमिस ऑफ योर्स कि बहुत से बच्चे इसको पास नहीं कर पाते, बिकॉज अभी मैंने 2024 वाले जो फेलियर्स हैं उनकी मैंने वो मार्कशीट देखी है, तो उनमें से अम, मेरी नज़र से तो कोई नहीं गुजरा जिसने इन्वायरमेंटल साइंस को फेल किया होगा। लेकिन चलें, अगर इवन इफ आई गो बाय योर प्रेमिस एंड लेट्स जस्ट डिस्कस कि व्हाई वुड एनी पर्सन फेल दिस सब्जेक्ट, राइट? हम ये चलें डिस्कस कर लेते हैं कि इसको फेल करने का क्या तरीका कार है। उसको फेल करने का तरीकेकार ये है कि आप इसको प्योरली साइंटिफिक पेपर समझें। दैट इज द ओनली पर्टिकुलर वे जिसके तहत आप इसको फील कर सकते हैं, दैट यू ओनली टॉक अबाउट द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स। यू फेल टू टच अपॉन the political, social, and economic tangents of this particular subject. You particularly fail to address them. That is the only possible way, in my opinion, to fail this subject. I hope I've answered your question. हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल साइंस छोड़ दें यार, कोई मसला नहीं है वो इतना। देखें, पेपर ट्रेंड को देखें तो इतना हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल साइंस के बारे में बात नहीं होती। बट अगर देखा जाए तो सर्टन सर्टेन ओकेजन्स हैं इन हिस्ट्री जिनके बारे में सवाल किया जाता है, जस्ट लाइक फॉर इंस्टेंस क्योटो प्रोटोकॉल है। दैट्स वन एग्जांपल टू गिव। जेंडर, अच्छा मिराज पूछा कि भाई जेंडर स्टडीज बेहतर है कि एनवायरमेंटल साइंस बेहतर है। यार मिराज, सीन ये है कि भाई मैं तो अभी एडवोकेसी कर रहा हूँ एनवायरमेंटल साइंस की, तो मैं तो ऑफ कोर्स यही कहूंगा कि एनवायरमेंटल साइंस बेहतर है। बट टू गिव यू एन अनबायस्ड ओपिनियन, मैं आपको यही कहूंगा कि यार जस्ट रिव्यू द आउटलाइन, अंडरस्टैंड कि आप किस सब्जेक्ट के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, एंड देन गो अहेड एंड स्टडी दैट सब्जेक्ट। देखिए, जब तक आपको एक सब्जेक्ट पसंद नहीं आ रहा, आपको पढ़ने का मज़ा नहीं आ रहा, या आपको गाइडेंस ही नहीं ठीक मिल रही उसके ऊपर, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है उस सब्जेक्ट को पढ़ने का, बी इट एनवायरमेंटल साइंस और बी इट जेंडर स्टडीज। सो ऑप्ट फॉर a subject which you like. That's always something that I tell my students, and for that matter, people who consult me. राइट, बाकी क्वेश्चन जो हैं आपके हैं ही नहीं है, टू बी फेयर। क्रोनोलॉजिकली टर्म एंड कॉन्टेक्स्ट ऐसे की क्लास नहीं हो रही। नॉलेज ही गूगल कर लें, डिक्शनरी देख लें, आपको समझ आ जाएगी क्रोनोलॉजी का क्या मतलब है। कैन वी आंसर क्वेश्चंस द सेम वे इन बोथ जीएसए एंड ऐसे? हाँ, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन अतिया बतूल का, कि जीएसए की तरह ही सवालों को अटेम्प्ट करना है एनवायरमेंटल साइंस में, या दूसरे तरीके से। देखिए, जीएसए के अंदर मैक्सिमम सवाल जो है वो 5 नंबर का आया होगा, इसमें आपको 20-20 नंबर के सवाल आएंगे, तो डेफिनेटली फ़र्क है अटेम्प्ट करने के तरीके में भी, इलाबोरेशन में भी, द डेप्थ दैट यू गो इनटू। तो इन अ नटशेल इसका जवाब ये है कि प्रिंसिपल बेशक सेम है, बट ऑफ कोर्स इलाबोरेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी इन दिस पर्टिकुलर पेपर। और जीएसए जो है मोस्टली स्पेसिफिकली वो टर्म्स की बात करता है, वो टर्म्स के बारे में पूछता है। एनवायरमेंटल साइंस टर्म्स से ज़्यादा उन टर्म्स के इफेक्ट के बारे में पूछती है, उनकी रेलेवेंस के बारे में पूछता है। सो दैट इज़ द डिफरेंस।
Okay. Noor or anyone from near peer, if there are any relevant questions that I must answer, please let me know in case I've missed any. और अगर किसी ने पूछना है प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें एंड आस्क अवे. अलियान हसन पूछा है, इज दिस सब्जेक्ट ब्रॉड लाइक इन सेंस इट includes various topics of physics and chemistry? No, 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 no. Like I said, ये प्योर साइंसेस सब्जेक्ट नहीं है. इट्स नॉट प्योर साइंसेस कि आप कहें कि आपने फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज हैं और पता नहीं ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मिक्सचर. नो नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम. सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस सिविल इंजीनियरिंग में एज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग करते हैं ना, ठीक है। तो सर उसमें हम्म. हम लोग ज्यादातर न्यूमेरिकल्स की तरफ करते हैं, हम उसको थ्योरेटिकल नहीं देखते। तो इसमें कोई ऐसा चांस आता है कि मतलब इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे या मतलब इस तरह का? बिल्कुल भी ऐसा कोई चांस नहीं है. ये कोई इंजीनियरिंग का पेपर नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे. ठीक है. और प्लस फॉर दैट मैटर इट्स नॉट इवन समथिंग जो कि प्योर साइंसेज है लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री. ये वो भी नहीं है. जब वो दोनों चीजें नहीं है तो कोई सीन नहीं है इस चीज का. रोमा गिल इज नेक्स्ट. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है, जोलॉजी से। तो सर मैं पूछना चाह रही थी कि जो इन्वायरमेंट में है ये ग्लोबल वार्मिंग के साथ ज्यादा टिल्टेड होगा, और ये जैसे आप बता रहे हैं कि जो इफेक्ट्स हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग और इस तरह के जो हैं इफेक्ट्स, इनकी तरफ ज्यादा टिल्टेड होगा कि थोड़े से जो हैं टिपिकल इसके जो क्वेश्चंस होंगे उस तरह होंगे? ये थोड़ा सा गाइड कर। आपके सवाल से मुझे लग रहा है कि मैं पिछले आधे घंटे से जो बोल रहा था वो बिल्कुल आप लोगों तक नहीं पहुंचा. सॉरी सर, एक्चुअली मैंने ज्वाइन लेट किया था, सो सॉरी। अच्छा अच्छा. नहीं, फिर ग्लैड टू नो कि यू जॉइंड लेट बिकॉज आई थॉट कि मेरी बात पहुंची नहीं है. अगेन इट्स नॉट जस्ट ग्लोबल वार्मिंग. टू आंसर प्रिसाइजली एंड द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, देयर आर फोर टेंजेंट्स जिनके बारे में ये पेपर सवाल करता है: पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इन केस इट वांट्स टू आस्क. तो इन्वायरमेंट को इन चार टेंजेंट्स के ऊपर रख के आप देखें और समझें, तो तब जाके आप इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकेंगे. थैंक यू. एनीवन एल्स? जी. कोई और है? एनीवन? ऐसे? ऐसे? जी ऐसे. अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने आपसे ये पूछना था कि देयर आर प्लेंटी ऑफ टॉपिक्स इन द सिलेबस एंड आई वाज गोइंग थ्रू इट। तो आई वाज थिंकिंग कि जैसे आप कह रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल थॉट जो है वो हम पूरा का पूरा वी कैन लीव दिस टॉपिक, राइट? बट व्हाट इफ कि हमें यहाँ से कोई एमसीक्यूज आ जाता है या फिर बाकी सारे टॉपिक्स में से हमें एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो हमें इन टॉपिक्स को सारे टॉपिक्स को एक एक दफा टच कर लेना चाहिए या फिर कोई एमसीक्यूज की आप साइट बता दें या जहाँ से हम एमसीक्यूज प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि हम लोग इसके कुछ डायमेंशंस जो हैं वो बिल्कुल ही छोड़ दें। आपका नाम क्या है? पता नहीं क्या नाम है, ऐसा ना आ रहा था. खैर बहरहाल देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि आप कोई भी टॉपिक कंप्लीटली छोड़ दें. मैंने कहा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, उसके हिसाब से आप चलें. हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल थॉट में जो बाकी चीज़ें हैं जो कि इररिलेवेंट हो जाती हैं उनको आप छोड़ दें. लेट्स से इंडस्ट्रियलाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट कि वो कैसे हुई, क्या हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ, मतलब वो बड़ी बेसिक बातें हैं. हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल थॉट में देर आर सर्टेन इवेंट्स जो कि इंतहाई क्रूशल, इंतहाई इंपॉर्टेंट है. वियना कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उनके बारे में आपने पढ़ना ही पढ़ना. ठीक है. सो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको हम कंप्लीटली स्किप कर रहे हैं. ना ही आप लोग करें. ठीक है. बट देर आर सर्टन टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा था कि जिनके ऊपर हमारा ज़्यादा इन्हिसार होगा बिकॉज दे आर मोर रेलिवेंट, दे विल help you score well. That's the only thing that I was
emphasizing upon. Aina, up next time. हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपने कहा था कि आईआर को भी कॉम्प्लीमेंट करता है और सोशियो को भी कॉम्प्लीमेंट करता है और मैंने दोनों ही सब्जेक्ट्स रखे हैं, लेकिन मेरा सिर्फ एक सब्जेक्ट रहता है तो आई एम कंफ्यूज कि क्रिमिनोलॉजी रखना चाहिए कि एनवायरमेंटल रखना चाहिए, हाई स्कोरिंग कौन सा है या बेटर ट्रेंड किसमें है? आपका बैकग्राउंड क्या है? इंग्लिश लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स। इंग्लिश लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स। ओके, और कहाँ से किया हुआ है आईना आपने? पंजाब यूनिवर्सिटी से। पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है। आईना ऑनेस्टली इसका मैंने वही जो जवाब पहले भी दिया था, एक बार ब्रीफली ओवरव्यू कर लें आप दोनों सब्जेक्ट्स को। एफएससी प्री मेडिकल किया हुआ है वैसे मैंने, ये वो और चलो मुझे ठीक बायो है, में और इंटरेस्ट भी है। फाइन। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि आप दोनों सब्जेक्ट्स को ब्रीफली ओवरव्यू कर लें उनका, और अंडरस्टैंड करें, कोशिश करें ये समझने की कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आसान लग रहा है पढ़ने में, आसान लग रहा है समझने में। जो भी ओके सब्जेक्ट आसान लग रहा है पढ़ने और समझने में उसको आप ऑप्ट कर लें। ओके, थैंक यू थैंक यू। नो इश्यूज, नो इश्यूज। फीफा मरियम अगेन, एंड ट्रोमा गिल का भी हुआ हुआ है। Okay. जी अफीफा मरियम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये पूछना चाहती थी, जो आपने स्लाइड शेयर की थी वो काइंडली दोबारा रिव्यू करवा दीजिएगा, क्योंकि ड्यू टू इंटरनेट इश्यूज तो हमारे कम्प्लीटली डाउनलोड नहीं होना, इमेज शो हुई है तो मैं ये खुदा। नियर पेयर वालों के साथ शेयर कर दूंगा, वो आपके साथ फिर आगे शेयर कर लेते ऑल राइट सर, थैंक यू। हैं। नो वरीज, नो वरीज। रोमा गिल। Sir, I have asked my question. Thank you so much. ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, सो आर देयर एनी अदर क्वेश्चंस जी? एक सेकंड। रोमेसा शाह। रोमेसा शाह। I think we're done. I guess. Yeah. So चलिए, thank you very much. It was very nice interacting with all of you. और उम्मीद है कि I was able to clear some doubts, if not all of them. And I hope to interact with all of you again sometime soon. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.